नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनिंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, राहुल गांधी एंड कंपनी की सीज़ फायर पे सुई अटक गई है क्या? एक तो ट्रंप ने पुराना राग अलापा है और कांग्रेस ने उसके सुर पकड़ लिए हैं और उसी सुर में गाना बजाना शुरू कर दिया है। यानी सरकार से सवाल करेंगे, बवाल करेंगे। तो मैं सर ये समझना चाहती हूँ कि इंडी ब्लॉक की मीटिंग में भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पहलगाम, ट्रंप का सीज़ फायर का दावा, तो ये सब चल क्या रहा है? इन्हें देश से नफ़रत है या मोदी जी से नफ़रत है? क्या समझा जाए इसे? नहीं देखिए, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि विपक्ष का काम जो है वो सरकार की अगर ऐसी नीतियाँ हैं, जो उनको लगता है कि अ, उनके अपेक्षाओं के अनुरूप सही नहीं है या उनको लगता है कि उससे समाज को कोई नुकसान हो सकता है या देश को नुकसान हो सकता है, तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। संविधान इसकी उनको अनुमति देता है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 2014 के बाद से ही जिस तरीके से ये लगभग हर संसद सत्र को किसी न किसी मुद्दे पर बाधित करते हैं और बाद में वो सारे मुद्दे जो हैं वो बेसलेस निकलते हैं। अभी कुछ चीज़ों का तो मैं नाम गिना सकता हूँ। अब जैसे पेगासस को लेकर के, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के, मणिपुर वाले मामले को लेकर के, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर इन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। जीएसटी पर भी, सीएए पर भी, विमुद्रीकरण पर भी, मार दुनिया भर के मसले हैं जिन पर इन्होंने संसद में बवाल काटे। और केवल संसद में बवाल ही नहीं काटा है, बल्कि अलग अलग वकीलों को लगा करके, कुछ संगठनों को लगा करके इन्होंने पीआईएल भी दाखिल कराई सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या निकला? हाँ, जी, राफेल तो मैं भूल ही गया। राफेल को लेकर के भी इन्होंने पार्लियामेंट में पूरे हंगामे किए थे और पार्लियामेंट के बाहर भी पूरे डेमोन्स्ट्रेशन किए थे। तो अनंत विषय हैं 2014 से 2025 के बीच में। इन्होंने उनको लेकर के पार्लियामेंट को बाधित किया, उसकी कार्रवाई नहीं चलने दी और शुरू के हफ्ता 10 दिन तो ये पार्लियामेंट का खाते ही खाते हैं। ये पार्लियामेंट का नहीं खाते हैं, ये देश का खाते हैं। क्योंकि देश के हित में पार्लियामेंट में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक तरीके से बहस होनी चाहिए, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए, वो सारी चीजें ये नहीं होने दे रहे हैं। अपनी अपनी पार्टियों के जो सांसद विषयों पर तैयारी करके अगर बोलना चाहें तो वो आए और बोलें, पर उनको बोलने का मौका ये देते नहीं है। हंगामे की भेंट संसद सत्र चढ़ जाते हैं। संसद को एक तरीके से इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना करके रख दिया है। उसी की फिर से तैयारी है। अभी कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये पार्लियामेंट में बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, पहलगाम के जेनोसाइड के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमला किया, 26 हिंदुओं की हत्या की, उनकी अभी तक साफ गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो अभी तक छुट्टे क्यों घूम रहे हैं? हमारे कितने जेट गिरे हैं, इसका हिसाब किताब बताएं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड ना करने की धमकी दी थी, इसलिए भारत और पाकिस्तान समझौते के लिए तैयार हो गए, मध्यस्थता मैंने की। ये सब पर भरोसा करने को तैयार हैं, सबके सब बयानों को पत्थर की लकीर मानने को तैयार हैं। पर भारत सरकार जो बयान दे रही है उस पर इनको भरोसा नहीं है। 2017 में डोकलाम में जब स्टैंड ऑफ था, भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हुई थी, तो यही राहुल गांधी, इनके दामाद जी, इनकी बहन जी, सब
चीन के राजदूत के यहाँ डिनर पर थे। और जब ये चीजें मीडिया में आनी शुरू हुई तो शुरू में तो डिनायल मूड में थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं गए नहीं गए नहीं गए। वो गलती से चीन दूतावास की जो मैगजीन है, वेबसाइट है, उसके ऊपर वो फोटो आ गई, यानी इनका झूठ पकड़ा गया, बेनकाब हो गया। तो फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं, वो इसलिए गए थे, गए तो थे, वो इसलिए गए थे ताकि जरा ये मालूम कर सकें कि ये स्टैंड ऑफ 70-72 दिन से क्यों हुआ पड़ा है, यानी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने क्यों खड़ी है। अरे भाई, बुद्धिहीनों, सारे मीडिया में खबरें आ रही थी, सारे सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी, भारत सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था, हमारी सेनाएं वहां 70-72 दिन से चीन की सेना के सामने खड़ी थी। और आप कहते हैं कि साहब हमें पता ही नहीं है कि क्यों एक दूसरे देशों के। और दूसरी बात यह है, उस समय ये भारत सरकार की तरफ से कहा भी गया कि भाई अगर आपको जानकारी लेनी थी तो जो दुश्मन देश है, जिसकी सेना के सामने हमारी सेना खड़ी हुई है सीना तान करके, आप दुश्मन देश से जाकर के जानकारी लोगे या अपने देश के विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या प्रधानमंत्री ऑफिस से जानकारी लोगे। बार बार ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, बार बार का ये किस्सा है। और इस बार भी यही हो रहा है। इस बार आप डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर आपको भरोसा है? हमारी सेनाओं के जो डीजीएमओ हैं, ऑपरेशनल जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो जानकारी दी है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं चौहान साहब, उन्होंने जो जानकारी दी है उस पर आपको भरोसा नहीं है। जो पाकिस्तान कह रहा है, जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, आपको उस पर भरोसा है। तो फिर कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को जरा ये तय करना चाहिए, ये देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं आप सरकार के साथ मत खड़े हो अगर आपको परेशानी है तो, और बड़ी भारी परेशानी है, ये हम डे वन से देख रहे हैं। आपको मोदी से परेशानी है, मोदी के साथ खड़े मत हो, वो तो अकेले भी काम कर रहे हैं। उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं वो बहुत मजबूत कंधों के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। सरकार चलाने के लिए उनको कांग्रेस की या कांग्रेस के सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है, सरकार तो उनकी चल रही है। देश चलाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप अगर उसमें भी सहयोग नहीं करना चाहते हैं, देश को चलाने में भी सहयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जहां जाकर के डूब मरना है वहां मरिए, और जो आपको अधोगति करनी है वो करिए। क्योंकि देश की जनता ये देख रही है और बार बार देख चुकी है कि जब राष्ट्र हित के सवाल आते हैं तब भी आप सरकार के और देश के साथ खड़े नहीं मिलते हैं। बार बार आप स्टैबिंग करते हैं, कभी पेट में और कभी पीठ में। तो ये जो चीजें हैं ये इनको खत्म कर रही हैं, और जनता का भरोसा इनसे इसीलिए डिग रहा है क्योंकि ये इस तरह के मौकों पर भी देश के साथ खड़े हुए नहीं दिखते हैं। आपको सरकार के साथ नहीं खड़ा होना, मत खड़े होइए, लेकिन कम से कम देश के खिलाफ तो इस तरह की हरकतें मत करिए, इस तरह की बयानबाजी तो मत करिए कि सेनाओं का मनोबल गिरे, या देश के लोगों के दिमाग में ये बात आए कि आप किसके साथ खड़े हो। जब डोकलाम हो रहा है तो आप चीन के दूतावास में क्या कर रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है तो आपके सुर कुछ अलग ही क्यों हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट गिर गए? इसका मतलब तो सीधा सीधा कुछ और निकलता है। तो जी। जवाब एक्चुअल में कांग्रेस को देना है, मोदी सरकार को नहीं देना। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि इनको अपना बेड़ा गर्क करने पे ये खुद ही तुले हुए हैं। और देखिए, ताजियों को लेकर के जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, इसके लिए पहले से ही बिल्कुल साफ स्पष्ट गाइडलाइन तय की गई थी। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। योगी जी ने फिर साफ-साफ कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव पगला गए हैं। कह रहे हैं कि वो भूत को बूथ पर उतारेंगे। मतलब इसे आप कैसे डिफाइन करते हैं?
देखिए, बात ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग लेवल पर ही पहुंच गई है। जी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसे चीफ मिनिस्टर जो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं, जिनका अपने घर से भी नाता 13 साल की उम्र में टूट गया था, जिन्होंने संन्यास ले लिया था, जो गोरख पीठ पर महंत अवध्यनाथ के साथ उनके सहयोगी बन गए थे और वहां भी समाज सेवा ही कर रहे थे, जन सेवा ही कर रहे थे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, और उनके माता पिता और बहन भाइयों ने तो कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि अजय बिष्ट आगे चल करके योगी आदित्यनाथ के रूप में जाने जाएंगे और वो कभी उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े सूबे का नेतृत्व करेंगे। लेकिन केवल नेतृत्व ही नहीं कर रहे हैं। अ, 3 राज्य इस देश में बीमारू राज्य कहलाते थे, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो बहुत हद तक उस बीमारू के टैग से बाहर आ चुके हैं। बिहार बचा हुआ है, मुझे लगता है कि अब बिहार भी वहां से निकलेगा। और ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जिनका विकास अल्टीमेटली पूरे राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ता है। जी, और देश में अगर कहीं कोई कमी है, उसकी जो एक आर्थिक उन्नति, तरक्की और जो जीडीपी और तमाम दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, जो अल्टीमेटली आपको दुनिया में जो अग्रणी देश हैं इस समय आर्थिक रूप से संपन्न, उनकी पांत में ले जाकर के खड़ा करते हैं। और ये सब जानते हैं, ये अखिलेश यादव इतने इतने तो पढ़े लिखे हैं, ये इनको पता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया में भारत कहाँ खड़ा था, 11वें पायदान पर खड़ा था आर्थिक शक्ति के रूप में। वो अब चौथे पायदान पर आ चुका है ऑलरेडी। हर लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए अभी उसको एक स्टेप और लेना है, और मुझे लगता है कि 2027-28 तक वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस दुनिया की बन जाएगा। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर फिर भारत आएगा। और इसमें उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभूतपूर्व रहने वाला, क्योंकि यहाँ जितना पूंजी निवेश आ रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इसके अलावा रेलवेज का विस्तार, हवाई अड्डे अब कुल मिलाकर के 13 हो जाएंगे और उनमें ऑपरेशनल ही करीब करीब 1 दर्जन होने वाले हैं, जहां से डेली फ्लाइट्स उड़ेंगी। तो कहने का आशय ये है कि जो भी निवेशक विदेशों से आते हैं वो कुछ बुनियादी चीजों को देखते हैं, कानून व्यवस्था कैसी है, कच्चे माल की उपलब्धता वहां तक हो सकती है, नहीं हो सकती है, जहां वो अपना यूनिट लगा रहे हैं, कंपनी खड़ी कर रहे हैं। और इसके अलावा ऊर्जा यानी बिजली की उपलब्धता कैसी है, वातावरण कैसा है, और हवाई अड्डे उसके आसपास कहीं हैं या नहीं है। तो उन पैरामीटर्स पर ये उत्तर प्रदेश जो है वो खरा उतर रहा है। और जिस तरीके से यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय भी बढ़ी है और गरीबी के नीचे, रेखा के नीचे जितने लोग जीवन बसर कर रहे थे, जिस तरीके से अब वो उससे ऊपर आए हैं, जो 27 करोड़ के आसपास 2014 और 2024 के बीच में 10 साल में 27 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी है। तो ऐसे में आप योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की बातें कहें, और योगी आदित्यनाथ ने केवल इतना भर नहीं किया है जितनी बातें मैंने गिनाई है, बल्कि याद करिए कि 2017 से पहले 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
उस समय एक मजाक चल निकला था कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं। उनमें मुलायम सिंह भी थे तब, शिवपाल यादव थे, आजम खान थे और राम गोपाल यादव थे और आधा इनको माना जाता था अखिलेश यादव को। तो वहाँ उस समय नीति के मोर्चे पर भी और दूसरे मोर्चों पर भी जो लैग था और जो कानून व्यवस्था बेहद खराब थी। कोई युवती, कोई महिला शाम को 7 बजे के बाद घर से निकलते हुए 10 बार सोचती थी। दंगे, फसाद, लूट, अपहरण, फिरौती वसूली, माफियाओं का राज, ऐसे ऐसे माफिया, ऐसे गुंडे, मवाली जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से माफिया गायब हो गए, गायब कर दिए गए या ऊपर पहुंचा दिए गए। गुंडे बदमाश जितने भी थे वो सब या तो छोड़ करके भाग गए प्रदेश, या जेलों में हैं, या ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। यानी उत्तर प्रदेश में जो पैरामीटर्स हैं किसी स्टेट के आगे बढ़ने के, वो सारे हैं। अब जबरन वसूली, अपहरण और दूसरे काम होते नहीं हैं और प्रदेश एक सही दिशा में बड़ी तेज गति से चल रहा है। ये अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे। कोई कल्पना कर सकता है प्रयागराज, जिसकी अपनी आबादी करीब 15 लाख के आसपास, 15 से 18 लाख के आसपास है, जी, जी। एक छोटी सी जगह है, लेकिन चूंकि संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती जो लुप्त है, उसका वहां संगम होता है और वहां पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ जो 124 सालों बाद आया था, 144 साल बाद आया था, उसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का पहुंचना और गंगा में आस्था की डुबकी लगाना, यह कोई मामूली सफलता थी चीफ मिनिस्टर की या सरकार की, जिसको विस्मृत करने की कोशिश की गई, जिसको दाग लगाने की कोशिश की गई। सिर्फ 1-2 घटनाएं हुई और उनको लेकर के जिस तरीके से चरित्र हनन करने की कोशिश की गई योगी आदित्यनाथ की, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी इस तरह का प्रलाप करते हैं अखिलेश यादव, ये इनकी कुंठा है। और वही हाल केंद्र में हम देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं राहुल गांधी की। जी। इन दोनों को ये लगता है कि जो चांदी की चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए थे, और राहुल गांधी चूंकि एक खानदान से आते हैं जिसमें 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी, तो उनको लगता है कि हम तो पैदा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुए। इसी तरीके से अखिलेश यादव को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में राज करने का अधिकार तो चूंकि मेरे पिता भी मुख्यमंत्री थे, मैं भी 2012 से 2017 मुख्यमंत्री रहा, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री हमें ही बनना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ कहाँ से आ गए, ये भगवाधारी कहाँ से आ गए। लेकिन इन भगवाधारी ने बहुतों की गलतफहमी दूर करके रख दी है और इनको परेशानी ये है, परेशानी भी है और गलतफहमी भी है। परेशानी ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो कीर्ति पताका है वो फहर रही है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। गलतफहमी ये है कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिल गई इनको और 6 सीटें कांग्रेस को मिल गई, यानी 80 में से इन्होंने अकेले ही 43 सीटें जीत ली, 43 सीटें जीत ली। तो इनको लगता है कि जब हम 43 लोकसभा सीटों को विधानसभा में मल्टीप्लाई करते हैं तो सरकार तो हमारी बनेगी 2027 में। और इसीलिए अफसरों को भी धमकियां देते हैं, योगी आदित्यनाथ को भी धमकियां देते हैं और कह रहे हैं। और वो जो बयान दिया था योगी जी ने, वो इसलिए दिया था कि भाई जब आपको समझाया जा रहा है कि जो ताजिए निकाले जाएंगे उनकी ऊंचाई एक लिमिट में रखें आप, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, किसी के छज्जे नहीं तोड़े जाएंगे, बिजली के तार कहीं शिफ्ट नहीं किए जा सकते, छोटे ताजिए बनाओ और आराम से उनको लेकर के जाओ और अपना काम पूरा करो, मुहर्रम का जो भी आपका काम है। लेकिन कुछ सिरफिरों ने
सरकार के वो आदेश नहीं माने और ऊंचे ताजिए बना लिए। नतीजा ये हुआ कि वो बिजली की लाइन से टकराए, उनमें आग लगी और कई लोग जो हैं वो झुलस करके मारे गए। तो इसलिए योगी आदित्य ने कहा था कि ये जो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। जी, उस पर इन्होंने कहा कि साहब, ये जो भूत शब्द का इस्तेमाल किया था कि लातों के भूत, तो उन्होंने कहा कि बूथ ही अब कुछ लोगों का भूत उतारेगा। तो हुँ, भाई, आप 2014 भूल गए क्या? 2014 में आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 5 लोकसभा की। 2019 में भी 5 ही सीट मिली। 2017 में क्या हुआ था? 47 सीटों पर सिमट गई थी समाजवादी पार्टी। 2022 के चुनाव में थोड़ी सी सांस आई, 111 सीटें मिल गई समाजवादी पार्टी को। या अब जाकर के 2024 में थोड़ी सी सांस आई, और वो क्यों आई थी ये हम पिछले प्रोग्रामों में जी, बता चुके हैं, उसको रिपीट करना ठीक नहीं है। जिस तरह की गलत फहमियां लोगों के दिमाग में डाली गई कि साहब 400 सीटें मोदी जी इसलिए मांग रहे हैं क्या कि संविधान बदलना है उनको, आपका जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण छीन लेंगे, खटाखट 8,500 महीना आपके खाते में आएंगे, तमाम तरह की बातें कही गई। तो लोग एक बार बहकावे में आ जाते हैं, वो आए। अब इनको गलतफहमी है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ से ये बार बार टकराने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अब तो मैं कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही निचले स्तर की जबान का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। अब ये पब्लिक है, पब्लिक तो सब जानती है कि जी। आप बोल कहाँ रहे हैं, कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। तो जब मौका आता है तब पब्लिक सूद समेत चुकता करती है। ये दिमाग में रखना चाहिए, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई भी। सही कहा आपने सर। और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुँचे और उसके बाद उनकी अमित शाह से भी मुलाकात की जानकारी आ रही है। तो क्या मतलब पक रहा है? किसे शांत करने की तैयारी की जा रही है? किसी को शांत करने या अशांत करने का प्रश्न है नहीं। दो तीन चीजें हैं। एक तो अभी चूंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं, अब कभी भी उसकी घोषणा हो जाएगी, अगले 1 डेढ़ महीने में उसकी कार्यक्रम आ जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी वहां पर। बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, इन सब राज्यों के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अपनी एक भूमिका रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड आजकल आती है इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए, तो वो जी, योगी आदित्यनाथ हैं। तो बिहार में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, बल्कि वो स्टार प्रचारक वहां रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इन मुलाकातों का एक बड़ा रीजन तो ये है कि बिहार में उनको कहा जा रहा होगा कि भाई आप तैयारी रखिए और अभी से जब भी पार्टी नेतृत्व चाहे तो जाकर के कमान संभालिए और अपना काम शुरू करिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि अभी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होना है, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है तो वो तो क्रॉस कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। करीब 28 प्रदेशों में अब अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अभी बचा हुआ है और कई तरह की वहां पर सोच रहती हैं किस कम्युनिटी के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे वो मुरादाबाद से आते हैं और जाट कम्युनिटी से हैं। तो इस बार किस कम्युनिटी के किस नेता को बनाया जाएगा, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। जो नाम चल रहे हैं उन पर कुछ लोगों की सहमति है, कुछ की असहमति है।
कई तरह की चीज़ें होती हैं संगठन के भीतर, और कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जब किसी को आप किसी की पोस्ट पर लेकर के आते हैं। वो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भी एक मुद्दा रहा होगा जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और कुछ दूसरे नेताओं से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो यही सब मुद्दे हैं। अब इसको लेकर के भी मीडिया का एक हिस्सा जो है वो जब भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, तो उसमें बहुत कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं। अरे! नेतृत्व परिवर्तन, ये जी, हो रहा जी। है, वो हो रहा है, और इनको पता कुछ नहीं होता। इनको भारतीय जनता पार्टी के भीतर की पीएमओ में क्या हो रहा है, होम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, वित्त मंत्रालय में क्या हो, कुछ कहीं कोई सूचना नहीं मिलती। और ये सब वो फ्रस्ट्रेटेड मीडिया वाले हैं जिनको यूपीए के समय, मनमोहन सिंह के समय, कांग्रेस के समय हर जगह जाने की एक्सेस मिली हुई थी। ये धड़धड़ाते हुए चले जाते थे, किसी भी मंत्री से बैठ कर के बात करते थे। ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात होती थी, उसको बड़ा-बड़ा बैनर बना करके छापते थे। अब इनकी हालत खराब है। ना तो प्रधानमंत्री अपने विमान में इनको विदेश यात्राओं पर ले जाते हैं, ना यहाँ किसी मंत्रालय में ये घुस सकते हैं, और ना ही ये कोई ऐसी खबर निकाल पा रहे हैं पिछले 10-11 साल से कि जो इनकी सही साबित हुई। कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाएगा और 2-3 महीने बाद जाएगा, तो भैया ये तो ऑब्वियस है कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश करेगा। प्राइम मिनिस्टर अगर समय देंगे तो वो मुलाकात कर लेगा। वो पार्टी के अध्यक्ष से भी मिलेगा। वो अमित शाह जो इस समय सेकंड पोज़ीशन में माने जाते हैं मोदी जी के बाद, वो उनसे भी मुलाकात करेगा। और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। संगठन में बदलाव की बात मैं कर ही चुका हूँ। तो बहुत सारे इश्यू होते हैं, उनको लेकर के चर्चाएँ होती ही हैं। जो बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती, वो मिल कर के ही होती हैं। जी। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मुझे समय दिया और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।